लेकिन इस तरीके की सरकार की गुंडागर्दी कोई आम बात नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब नेताओं का वो दौर आ जाए, जब लोकतंत्र तो है पर लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, जहां के लोग जमीन से लेकर आसमान तक का सफर करने वाली शख्सियत हों, जिनकी चर्चा अगर शुरू से की जाए तो अंत बुरा मान जाएगी और अंत से की जाए तो जमीर बुरा मान जाएगी। माने आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देयर इज नो रॉन्ग विच इज नॉट राइट इन पॉलिटिक्स। जब कानून के आंखों की पट्टी कुछ नेता पहन ले तो उस राज्य के विकास का विनाश तय है। जिस राज्य की कानून व्यवस्था इतनी एक्शन में हो, उस राज्य को सुशासन की सरकार तो जरूर कहेंगे। पुलिस इतने सख्त एक्शन में थी कि केस दर्ज हुआ, उसके अगले दिन कुर्की जब्ती हो गई और इस वजह से, इस प्रेशर की वजह से मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर भी किया और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। ये इतना बड़ा जो पूरा तामझाम और इतना क्विक एक्शन जो हुआ बिहार सरकार और बिहार पुलिस के द्वारा, ये कहीं ना कहीं वहां की कानून की, सुशासन की जो एक्टिवनेस है उसको दर्शाता है। पर सवाल बनता है कि जब सरकार से सवाल हो तो सरकार और पुलिस बहुत जल्दी एक्शन और हरकत में आ जाती है, पर अगर बात वहां के लोगों की सुरक्षा, वहां के विकास की बात हो तो वो सरकार पता न कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाती है। ये जिस हिसाब से बिहार और बिहार पुलिस एक्शन में आई मनीष कश्यप को लेके, जो उन्होंने बिहार के लोगों, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, वो बात एक तरफ है कि हाँ, कुछ एक वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किए थे उसमें कहीं ना कहीं वो नाटक रूपांतरित वीडियो थे, इस वजह से उनके ऊपर केस हुआ और इतना क्विक एक्शन हो गया। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं? जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, उसी स्टेट में जहां ड्राई स्टेट घोषित किया हुआ है, तब पुलिस हरकत में नहीं आती है। तब पुलिस के नाक के नीचे ऐसे कार्य हो रहे होते हैं लीगल तरीके से, न सरकार कुछ सोच पाती है, न पुलिस प्रशासन कुछ सोच पाती है। जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, दो चार एक्शन लिए जाते हैं और फिर सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जिस हिसाब से ये सवाल पूछने पे सरकार के, मनीष कश्यप पे क्विक एक्शन हुआ, उस प्रकार से बिहार में और कार्यों के ऊपर अगर क्विक एक्शन होने लगे, और इसी तत्परता और लगन से काम किए हुए कार्य के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। बात बिहार से जुड़े एजुकेशन की कर लेते हैं। एजुकेशन बिहार, जहां आर्यभट्ट ने बिहार से शून्य की शुरुआत की, शून्य दिया पूरे देश और दुनिया को, वहां की एजुकेशन सिस्टम वहां के नेताओं की वजह से आज शून्य के कगार पे है। शून्य को इतना सीरियसली ले लिया वहां के नेताओं ने कि वहां की एजुकेशन सिस्टम जो इस कदर धराशायी हुआ पड़ा है कि कई सारी ऐसे रिपोर्ट्स के अनुसार जो हर साल पब्लिश होती हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी वहां के किसी भी यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं है। वही स्टेट जो विश्व का सबसे पहला और विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी देता है, जहां देश ही नहीं विदेशों से लोग पढ़ने आया करते, वही स्टेट आज टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में वहां के किसी भी यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं है। काम तो हुआ है। वहां के विद्यार्थी जितने मेहनती होते हैं, अपने दम पे हर वो मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन वहां की सरकार का एजुकेशन में क्या योगदान है, इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वहां के कोई भी यूनिवर्सिटीज, कोई भी ऐसी डिग्री कोर्सेज नहीं है जिसमें 3 साल के कोर्स 6 साल में ना पूरे हो रहे हैं। 2 साल के एमए और बाकी सारी जो डिग्रीज होती हैं वो 4 साल में पूरी हो रही हैं। पर क्यों ना हो, जब शिक्षा मंत्री व्यस्त हो रामचरितमानस पढ़ के उसमें गलतियां निकालने में, तो एजुकेशन सिस्टम पे कौन ही ध्यान दे। क्या हुआ, 3 साल का जो एग्जाम है वो 6 साल में पूरा हो रहा है। आज अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है फर्स्ट ईयर की, उसका रिजल्ट आता है 1 साल बाद जब वो सेकेंड ईयर में जाता है। और सिर्फ रिजल्ट की ही देरी की बात नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट का आज 2023 में ग्रेजुएशन में अगर वो फर्स्ट ईयर के एडमिशन लेता है, तो कायदे से 2024 के फरवरी मार्च तक उसके फर्स्ट ईयर की एग्जाम जो है हो जानी चाहिए। लेकिन वो एग्जाम 2024 तो छोड़िए, 2025 के मार्च तक भी हो जाए आज के डेट में, तो वो बड़ी, उस विद्यार्थी के लिए बड़े भाग्य की बात होगी। जो एग्जाम तक एक एक साल लेट चल रहे हों, रिजल्ट 2 साल लेट चल रहे हैं, और कुल मिला के पूरे सेमेस्टर में हर एक डिग्री, एमए, ग्रेजुएशन आप किसी भी चीज की उठा लें, तो 3 साल का कोर्स 6 साल में, 2 साल का कोर्स 4 साल में। और क्या ही चाहिए इस एजुकेशन सिस्टम में। वहां के लोगों को रोजगार देने की तो दूर की बात है, जब किसी एग्जाम में उनके कोर्सेज इतने डिले चल रहे हों, रिजल्ट इतना देर से मिल रहा हो, तो कौन ही पूछे कि किसको रोजगार मिल रहा है। हो सकता है
कि बहुत लोगों को रोजगार ना देना पड़े, इसलिए भी शायद इन कोर्सेज में देरी की जा रही हो, ताकि सबका नंबर आ सके बारी बारी से। वहां के लोग पढ़ लिख कर आईपीएस आईएएस तो बन सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। वो राज्य ऐसा है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सकता है, लेकिन आज के डेट में वहां के कॉलेजेस जो हैं, वहां के जो विश्वविद्यालय हैं, जो वहां के स्कूल्स हैं, वो उस विद्यार्थी को डिग्री तक देने में सक्षम नहीं है। बहुत बिजी जो चल रहे हैं सारे लोग, एजुकेशन मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, बहुत सारे कार्य हैं। जातीय जनगणना से लेके रामचरितमानस के विवाद, जातीय समीकरण में व्यस्तता, काम तो है उनके पास। क्यों ही जाए वो जनता की समस्याओं को देखने, क्यों ही जाए वो एजुकेशन सिस्टम को देखने। जिस बिहार का एजुकेशन सिस्टम एक वक्त में द ईस्ट ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था, पटना यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटीज में एक एक जो डीन है, एक एक जो अध्यक्ष होते हैं, एक एक जो टीचर होते हैं, उनके अंडर दो दो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। कैसे ही काम करेंगे वो? 2 साल के एग्जाम अगर 4 साल में पास ना हो तो कैसे काम चलेगा? जिस कॉलेज में 10 शिक्षक होने चाहिए, उस कॉलेज में 5 शिक्षकों के द्वारा काम चलाया जा रहा हो, और वो 5 शिक्षक भी कभी सरकार के किसी सरकारी जनगणना का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो पशु जनगणना हो, और स्टूडेंट की जनगणना, कितने विद्यार्थी वहां पढ़ने आ रहे हैं, इससे कोई लेना देना। सरकार का काम है वो पहले पूरा करना है। जातीय समीकरण जो है वो जरूरी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई, एजुकेशन तो होते रहेगा, 3 साल का न सही 6 साल में पूरा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये सिर्फ कॉलेजों की बात भी नहीं है, ये वहां के हर स्कूल, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, सभी अपने क्षमता से 50% कम शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उन 50% शिक्षकों में भी 20 से 25% शिक्षकों को हमेशा सरकारी कार्यों में लगाया हुआ है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे वो जनगणना की ड्यूटी हो, चाहे वो जातीय जनगणना की ड्यूटी हो, चाहे वो किसी मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे पोलियो और इस तरह की तमाम चीजें। सरकार के पास टीचर्स हैं, पढ़ाने के अलावा बाकी सारे कार्य उनके ही जिम्मे हैं। तो 2 साल का रिजल्ट 4 साल और 3 साल का रिजल्ट 6 साल में तो आना। पर इन सबसे अलग सरकार के पास पूरा का पूरा वक्त है। जब सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाता है तो उसे जेल भेजने, उसके ऊपर कार्य एक्शन लेने, पूरा का पूरा सिस्टम के पास समय है इस बात के लिए। बिहार की स्थिति परिस्थिति को जानने का किसी के पास वक्त नहीं है, खास करके जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस तरीके की सरकार की गुंडागर्दी कोई आम बात नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब नेताओं का वो दौर आ जाए जब लोकतंत्र तो है पर लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, जहां के लोग जमीन से लेकर आसमान तक का सफर करने वाली शख्सियत हों, जिनकी चर्चा अगर शुरू से की जाए तो अंत बुरा मान जाएगी और अंत से की जाए तो जमीर बुरा मान जाएगी। पर सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है। और खास करके बिहार पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जिसने निचोड़ा है उस राज्य की सरकार का नाम है सुशासन सरकार। पर चाहे जिस तरीके का भी एक्शन हो, एक इंसान सरकार से सवाल से बवाल तो करेगा। जब सियासत को मदारी का खेल समझने वाले लोग इस तरह की चीजें करने लगेंगे तो लोग सवाल तो करेंगे। और वहां के लोगों का जो ये हाल है वो किसी और की वजह से नहीं है, वहां के पॉलिटिकली एक्टिव उन तमाम लोगों का योगदान रहा है वहां की शिक्षा को, आर्यभट्ट की शून्य से वहां की शिक्षा को शून्य तक ले जाने में। जहां आईआईटी जेई का एग्जाम रिजल्ट तो कोई स्टूडेंट निकाल लेता है, लेकिन वही स्टूडेंट 12th के एग्जाम में फेल हो जाता है। और सुशासन बाबू के बोर्ड एग्जाम में वहां के टॉपर से अगर उनके विषयों के नाम पूछे जाए तो वो तक बता पाना मुश्किल हो जाता। तो आप सोच सकते हैं कि वहां के एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से दिमक लग चुका है। जब एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जेईई और आईआईटी का एग्जाम निकाल लेता है और उसे 12th में फेल कर दिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जो एग्जाम की कॉपी है, जो एग्जाम का पेपर है, वो किस तरीके से किसी शिक्षक द्वारा चेक किया हुआ होगा कि उसे फेल कर दिया गया। क्या वो इतना भी सक्षम नहीं था? जो आईआईटी और जेई का एग्जाम निकाल सकता है वो 10th 12th का एग्जामिनेशन निकाल सकता है। और वहीं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्टूडेंट को टॉपर बना दिया जाता है जिससे अगर उसके विषयों के नाम पूछे जाए वो नाम तक नहीं बता पाता है। वहां के एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकली इतना बर्बाद किया जा चुका है कि वहां से बाहर लोग पलायन करने को मजबूर है, सिर्फ नौकरी और रोजगार के लिए नहीं, अब पढ़ाई के लिए भी। और इन सब का जिम्मेवार सिर्फ कोई एक नेता और एक मंत्री नहीं है, वहां की पूरी जनता है। वहां की जनता मेहनत करना तो जानती है लेकिन अपने हकों और अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानती।
जब नेताजी के नारे और लालच में आके वोट दिए जाते हैं, तब वोट देने वाला भी ये देखता है कि किस जाति को हम वोट देने जा रहे हैं, तो उसको सवाल करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। गुंडा राज तो लौटना तय होता है जब आप किसी के काम और विकास को ना देख के आप ये देखें कि उसके टाइटल में कौन सी जाति और कौन सा धर्म लगा है, उसको सवाल करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। नेताजी के नारे और बहकाए हुए भाषण में आके वहां के लोग वोट तो दे देते हैं, पर अंत में इन द एंड ऑफ इलेक्शन सरकारें शपथ ग्रहण तक पहुंच जाती हैं, अपने अपने कुर्सियों और मंत्री पदों की जिम्मेवारी ले ली जाती है और पब्लिक को इस तरीके से भूल जाया जाता है जैसे मोहम्मद रफी के कोई भूले बिसरे हुए गीत। पर हमेशा के लिए नहीं भूला जाता, याद रखा जाता है जनता को भी, क्योंकि जनता को रैलियों में बुलाना है, वोट के लिए बुलाना है। ये इलेक्शन तो हो गया, अगले इलेक्शन के नारे के साथ, विकास के, परियोजनाओं के लालच के साथ इलेक्शन बूथ तक दोबारा बुलाना भी तो है, तो याद तो रखना होगा। हम वही जनता हैं जिसे आप किसी भी नेता मंत्री की रैलियों, भीड़ के बीच में देख सकते हैं। हम वही जनता हैं जिसे हमें ये नहीं पता होता है कि हम उस रैली में तो हैं, पर उस रैली में किस वजह से आए हैं, किस नेता के लिए आए हैं, ये हमें नहीं पता होता। हम बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो सवाल पूछने का अधिकार कहीं ना कहीं हम से वहीं छिन जाता है। इन सब के बीच में जनता के जो हाथ आता है वो होता है जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे।